और इस बीच बड़ी खबर गोवा अग्निकांड से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, गोवा अग्निकांड के दोनों आरोपी देश से फरार हो गए हैं। गोवा छोड़कर भाग गए हैं क्लब के मालिक। इंडिगो विमान से थाईलैंड भागे क्लब मालिक लूथरा ब्रदर्स ने थाईलैंड में शरण ली है। बड़ी खबर, गोवा की नाइट क्लब में हुए भीषण अग्निकांड के आरोपी भारत से भागने में सफल हो गए हैं। गोवा पुलिस के सूत्रों के अनुसार जिस दिन यह घटना हुई उसी दिन मालिक गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा ने मुंबई से थाईलैंड के शहर फुकेट की फ्लाइट पकड़ ली थी और इस मामले में अब गोवा पुलिस ने केंद्रीय जांच ब्यूरो के माध्यम से इंटरपोल नोटिस जारी करवा दिया है। इंटरपोल की मदद से अब आरोपियों को गिरफ्तार कर भारत लाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो गोवा में नाइट क्लब की आग में 25 लोगों की दुखद मौत के बाद राज्य सरकार ने रोमियो लेन कंपनी पर कार्रवाई तेज कर दी है। अधिकारियों ने कंपनी की 2 अन्य संपत्तियों को भी सील कर दिया है। क्लब के प्रवर्तक सौरभ और गौरव लूथरा फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए गोवा पुलिस की टीम लगातार एक्शन में दिखाई दे रही है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, इंडिगो विमान से थाईलैंड भागे हैं यहाँ के मालिक और गोवा अग्निकांड में इस वक्त की बड़ी खबर मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर पुलिस इन्हें पकड़ने के लिए काफी तत्परता दिखा रही थी, लेकिन आरोपी भारत से भागने में सफल हो गए। गोवा पुलिस के सूत्रों के अनुसार जिस दिन ये घटना हुई है उसी दिन मालिक गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा ने मुंबई से थाईलैंड के शहर फुकेट की फ्लाइट पकड़ी थी। एनडीए संसदीय दल की बैठक, पीएम का संदेश, ये बड़ी खबर। एनडीए संसदीय दल की बैठक में पीएम का संदेश। तो बैठक में पीएम मोदी ने दिया सांसदों को संदेश। नियम कानूनों से परेशानी नहीं होनी चाहिए, कानून जनता के जीवन को आसान बनाने के लिए है। बैठक में पीएम मोदी ने सांसदों को संदेश दिया है कि नियम कानूनों से परेशानी नहीं होनी चाहिए, नियम और कानून जनता के जीवन को आसान बनाने के लिए है। तो बैठक एनडीए की रही और ऐसे में पीएम मोदी ने संदेश दिया है। संसदीय दल की बैठक, पीएम मोदी ने संदेश दिया। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि नियम कानूनों से परेशानी नहीं होनी चाहिए, कानून जनता के जीवन को आसान बनाने के लिए है। तो पीएम मोदी ने यहां पर सांसदों को संदेश दिया है। एनडीए की ये बैठक जिसमें कि पीएम मोदी ने सांसदों को संदेश दिया कि नियम कानूनों से परेशानी नहीं होनी चाहिए, कानून जनता के जीवन को आसान बनाने के लिए है। तो एनडीए संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी का ये संदेश और उन्होंने कानून को लेकर ये संदेश दिया। सांसदों से कहा कि नियम और कानूनों से परेशानी नहीं होनी चाहिए, कानून जनता के जीवन को आसान बनाने के लिए है। तो एनडीए संसदीय दल की ये बैठक जिसमें पीएम मोदी का संबोधन होना था और पीएम मोदी ने यहाँ बड़ा संदेश दे दिया है। कहा है कि कानून जनता के जीवन को आसान बनाने के लिए होते हैं, इसलिए नियम और कानूनों से परेशानी नहीं होनी चाहिए। बैठक में पीएम मोदी ने सांसदों को ये संदेश दिया है कि नियम कानूनों से परेशानी नहीं होनी चाहिए, कानून जनता के जीवन को आसान बनाने के लिए है। तो एनडीए संसदीय दल की बैठक, पीएम मोदी के साथ ही बैठक रही सभी सांसदों की, जिसमें पीएम मोदी ने सांसदों को संदेश दिया है। नियम और कानूनों को लेकर उन्होंने बड़ा संदेश दिया, बड़ा मैसेज दिया कि नियम और कानूनों से परेशानी नहीं होनी चाहिए, कानून जनता के जीवन को आसान बनाने के लिए है। तो बैठक में पीएम मोदी ने सांसदों को ये संदेश दिया है और उन्होंने कहा कि नियम कानूनों से किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कानून जनता के जीवन को आसान बनाने के लिए होते हैं। तो बैठक में पीएम मोदी ने सांसदों को ये बड़ा संदेश दिया है। एनडीए संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी का ये संदेश और सांसदों को मैसेज दिया गया है कि नियम कानूनों से परेशानी नहीं होनी चाहिए, कानून जनता के जीवन को आसान बनाने के लिए है। तो बैठक में पीएम मोदी ने सांसदों को ये संदेश दिया है। एनडीए संसदीय दल की बैठक में पीएम का ये संदेश। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता दृष्टि गुप्ता से। दृष्टि, तो यहाँ पर ये देखिए, एनडीए संसदीय दल की बैठक थी, ऐसे में पीएम मोदी ने बहुत कुछ कहा, खासतौर से नियम कानूनों को लेकर उन्होंने एक बड़ा संदेश दिया है। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री मोदी ने का जिस तरीके से संसदीय दल की बैठक में सम्मान किया गया, बिहार के नेताओं ने सम्मान किया, उन्होंने अभिनंदन किया। तो उन्होंने ये कहा कि देखिए, जिस तरीके से आप राज्य और क्षेत्र के लिए काम करते रहे हैं, काम करते रहिए, जनता को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, अच्छे नियम बनाइए, विकास कीजिए, क्योंकि हमारा देश जो है वो एनडीए की 3rd टर्म चल रहा है। तो 3rd टर्म में जो है वो हमारा काम सिर्फ जनता के विकास के लिए है। और यकीनन उन्होंने इस तरफ इंगित किया कि जिस तरह इंडिगो की क्राइसिस चल रही है, कुछ ऐसे नियम बनाए जिससे कि जनता की जो परेशानियाँ और ना बढ़े और वो संभले। इसको
जिसको देखते उन्होंने कहा, और उन्होंने ये भी कहा कि जिंदगी को आसान बनाने के लिए हर क्षेत्र में रिफॉर्म भी किया जाए ताकि उसको कोई तकलीफ ना हो, और साथ ही ऐसा कानून या नियम ना बनाया जाए जो कि बेमतलब आम आदमी को परेशान करे। और उन्होंने कहा कि युवाओं को कनेक्ट करने के लिए खेलकूद जैसे आयोजनों पर जोर दिया जाए, और साथ ही उन्होंने कहा कि एनडीए को आगे ले जाया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि 78,000 करोड़ जो कि पीएफ और अन्य तरीके से जो लोगों की राशि है जो बैंकों में पड़ी है, उसको प्रधानमंत्री मोदी एक एक बंदे को, एक एक इंसान को, एक एक नागरिक को ढूंढ करके उसको दिया जाएगा कि जिनकी राशियां पड़ी हैं। तो ये एक सरकार काम कर रही है कि जो लोग भूल गए हैं पीएफ में या डाल करके, उनकी जो 78,000 करोड़ की राशि पड़ी है, वो पहला जो काम है वो एनडीए की सरकार में किया जा रहा है कि लोगों को उनका राशि जो है वो सुपर्द की जाए, इसका काम चल रहा है। तो ये फिलहाल बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। जी बिल्कुल दृष्टि, और ऐसे में यहाँ पर ये भी कह सकते हैं जिस तरह से संदेश दिया जा रहा है, कुल मिलाकर आगामी समय में कार्य करने हैं और शीतकालीन सत्र भी चल रहा है, इसको लेकर भी क्या कुछ बड़ा संदेश मैसेज यहाँ पर इस बैठक में दिया गया है कि किस तरह से सत्र चलना चाहिए, क्योंकि सवाल जवाब का सिलसिला चलेगा और ऐसे में एसआईआर को लेकर भी आज चर्चा है सदन में। तो कुल मिलाकर क्या माना जाए, बहुत धैर्य के साथ, संयम के साथ इस चर्चा को करना है क्योंकि विपक्ष काफी हमलावर रहा है। देखिए, बिल्कुल जब से शीतकालीन सत्र शुरू हुआ था, विपक्ष ने काफ़ी हंगामा किया एसआईआर को लेकर के, पॉल्यूशन को लेकर के, कई सारे मुद्दे उसके पास थे, संचार साथी ऐप को लेकर के, लेकिन फिलहाल सरकार ने हर किसी पे चर्चा करने के लिए बात की। तो देखिए, आज वंदे मातरम में कल चर्चा हुई थी, वंदे मातरम पर लोकसभा में चर्चा हुई थी, आज राज्यसभा में चर्चा है, और उसको देखते हुए लोकसभा में आज जिस तरीके से एसआईआर पर भी चर्चा है और राहुल गांधी को भी बोल रहे हैं। तो ऐसे में देखिए, सरकार लगातार चर्चा कर रही है हर मुद्दे पर। विपक्ष को कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं देना चाहती जिससे कि वो सत्र में व्यवधान डाले, और हर तरीके से विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब दे रही है कि जिस तरीके से वो चाहते हैं कि एसआईआर पे बातचीत हो, तो इसमें भी सरकार तैयार है, वंदे मातरम पे भी सरकार तैयार है। तो देखिए, जिस तरीके से लगातार अब शीतकालीन सत्र जो है वो सेकेंड टर्म में चल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है कि जनता की परेशानियों को और उनकी कई दिक्कतों को उसमें रखा जाए। महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, इन सब मसलों पर बात होनी चाहिए, और ना कि अन्य तरीके से जिस तरीके से कि विपक्ष बाहर खड़े होकर हंगामा करता है, सत्र को चलने नहीं देता। तो सरकार लगातार यही कोशिश कर रही है कि सत्र चले, और शीतकालीन सत्र में देखिए कई अन्य बहसें हैं, आज भी चल रही हैं और कल भी चली थी। बिल्कुल दृष्टि, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेंगे। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए का एक्शन जारी है। बड़ी खबर, दिल्ली ब्लास्ट केस में कश्मीर में छापेमारी की गई है। तो कश्मीर में 3 जगहों पर एनआईए की छापेमारी, पूछताछ में सामने आए ठिकानों पर एनआईए की रेड। डॉक्टर्स टेरर मॉड्यूल को खंगालने में जुटी हुई है टीम। ये बड़ी खबर, कश्मीर में 3 जगहों पर एनआईए की छापेमारी, दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए का एक्शन जारी है। दिल्ली ब्लास्ट केस में कश्मीर में छापेमारी जारी है। तो कश्मीर में 3 जगहों पर एनआईए की छापेमारी, पूछताछ में सामने आए ठिकानों पर एनआईए की रेड। डॉक्टर्स टेरर मॉड्यूल को खंगालने में जुटी हुई है टीम। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, एनआईए का बड़ा एक्शन जारी है दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़े हुए मामलों को लेकर। अब इस वक्त कश्मीर में छापेमारी चल रही है, जहां पर 3 जगहों पर छापेमार कार्रवाई की गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे संवाददाता रमन सैनी का। रमन, क्या जानकारी, कहां छापेमार कार्रवाई की गई है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, दिल्ली लाल किला ब्लास्ट मामले में इस समय एनआईए की बड़ी कार्रवाई जो है वो श्रीनगर के अंदर कश्मीर घाटी के अंदर चल रही है, और कश्मीर घाटी का जो साउथ कश्मीर का इलाका है वहाँ अनंतनाग में इस समय टीम जो है वो पहुंची थी बाकायदा दलबल के साथ। और ये बताया जा रहा है, जो जानकारी हमें सूत्रों के हवाले से मिल रही है, कि उसमें डॉक्टर अदील जो एक मुख्य आरोपी है इस पूरे जो व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल था, डॉक्टर्स का टेरर मॉड्यूल था उसमें, और जसीर बिलाल वानी, इन दोनों को जो है वो एनआईए लेकर आई थी मटन के इलाके में। क्योंकि जब इनसे पूछताछ लगातार दिल्ली के अंदर चल रही थी तो वहां पर उन्होंने खुलासा किया था कि मटन के जंगल के अंदर इनका कोई हाइडआउट जो है वो मौजूद है, और उसी हाइडआउट की तलाश में एनआईए की टीम जो है आज वहां पहुंची थी। पहले वो अनंतनाग के मटन इलाके में गई है, उसके बाद कुलगांव में जो डॉक्टर अदील का घर है जहां काजीकुंड के अंदर, वहां पर भी जाकर कुछ छानबीन की है, और उसके बाद टीम वहां से जो है वो आगे के लिए रवाना हुई। तो कुल मिलाकर 3 ऐसे ठिकाने हैं कश्मीर घाटी में जहां इस समय एनआईए की बड़ी रेड जो है वो चल रही है। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि कल ही इन तीनों डॉक्टर्स की जो है वो जो कस्टडी जो है वो बढ़ाई गई थी एनआईए कोर्ट की तरफ से, और उसके बाद से ये लगातार ये देखा जा रहा था कि अब इसमें और कुछ बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। क्योंकि कल ही एनआईए ने कोर्ट में भी ये बताया था कि जिस तरीके से जांच चल रही है उसमें कुछ और बड़े खुलासे या कुछ और बड़े सीजर्स जो हैं वो इनसे पूछताछ में जो है वो निकल कर सामने आ सकते हैं, और इनको और ज्यादा रिमांड की जरूरत होगी। इसीलिए इनकी रिमांड जो है वो बाकायदा एनआईए कोर्ट की तरफ से बढ़ाई गई थी। और उसके बाद आज सुबह ही दिल्ली से ये टीम जो है वो श्रीनगर कश्मीर घाटी पहुंची है, और यहाँ पर अब डॉक्टर अदील और जसीर बिलाल बानी, ये जो 2 आतंकी थे जो साउथ कश्मीर के रहने वाले थे, यानी कि
कुलगांव डिस्ट्रिक्ट के वहां से इनको लेकर आया गया है। और कहां पर इनका ठिकाना हुआ करता था जब डॉक्टर अदील अनंतनाग जीएमसी मेडिकल कॉलेज में काम करते थे, यानी कि 2024 अक्टूबर 2024 से पहले जब वो उस इलाके में काम करते थे, तब उनका किस तरीके का नेटवर्क था, कहां वो जाया करते थे, किन किन के साथ संपर्क था। और सबसे बड़ा जो हाइडआउट मट्टन के जंगल में बताया जा रहा है, जो पूछताछ में इन्होंने इसकी जानकारी दी है। अब ये देखना होगा कि जब पुलिस की टीम वहां पर पहुंची है तो क्या हाइडआउट जिसका जिक्र डॉक्टर अदील ने अपने पूछताछ में किया था, क्या वो वहां से हाइडआउट पकड़ने में एनआईए कामयाब हुई है या फिर अभी वहां पर और सर्च जो है वो करनी पड़ेगी। तो फिलहाल बड़ी कार्रवाई जो है इस समय पूरे कश्मीर घाटी के 3 बड़े इलाके हैं साउथ कश्मीर के, जहां पर इस समय एनआईए की रेड जो है वो की जा रही है और दिल्ली ब्लास्ट मामले को और अतिरिक्त और अच्छी तरीके से सुलझाने की कोशिश जो है वो की जा रही थी। क्योंकि दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ उसके बाद जो व्हाइट कॉलर डॉक्टर टेरर मॉड्यूल जो सामने आया, वो कहीं ना कहीं पूरे देश को दहलाने की साजिश रच रहा था। और इसमें कौन कौन से बने रहिए। एक और बड़ी खबर आ रही है दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ी हुई, अपने दर्शकों को जरा बता देते हैं इस खबर के बारे में। दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, आतंकी आदिल को लेकर कश्मीर पहुंची एनआईए, आदिल को अनंतनाग लेकर पहुंची एनआईए की टीम। में बड़ी खबर आ रही है दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ी हुई, और आपको बता दें आदिल को अनंतनाग लेकर पहुंची एनआईए की टीम। एक और ये बड़ी खबर है, आतंकी आदिल को लेकर कश्मीर पहुंची है एनआईए। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे, दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ा हुआ नाम है आतंकी आदिल का, और इसे अब अनंतनाग लेकर पहुंची है एनआईए की टीम। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है और आगे की पूछताछ इससे अनंतनाग में ही होगी। किस तरह से यहाँ पर इसने इस घटना को अंजाम दिया, टेरर मॉड्यूल किस तरह से काम कर रहा था, क्योंकि कश्मीर का कनेक्शन भी इसमें लगातार निकलकर सामने आ रहा है। तो ऐसे में आदिल को अनंतनाग लेकर पहुंची है एनआईए की टीम। ये बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ी हुई, ये बड़ी खबर मानी जा रही है कि आदिल से अब अनंतनाग में पूछताछ करेगी एनआईए की टीम। कश्मीर पहुंची है एनआईए की टीम आतंकी आदिल को लेकर, जहां पर आगे की पूछताछ की जाएगी। इंडिया डेली की एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं, और ऐसे में एनआईए लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है, जिसमें कि काफी तेजी के साथ कार्रवाई भी हो रही है। आतंकी आदिल को अब अनंतनाग लेकर पहुंची है एनआईए की टीम और आगे वहीं पर पूछताछ की जाएगी। तो दिल्ली ब्लास्ट केस में ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। रुक करेंगे रमन सैनी का। रमन, तो यहाँ पर देखिए जिस तरह से आदिल को लेकर पहुंची है एनआईए की टीम, अब आगे पूछताछ की जाएगी। क्या जानकारी इसको लेकर आपको मिल रही है? देखिए, निश्चित रूप में अदील और जसील बिलाल वानी ये 2 ऐसे नाम थे जो साउथ कश्मीर के कुलगांव इलाके से जुड़े हुए थे। और सीधे तौर पर जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ लाल किले के अंदर 10 नवंबर को, उसमें कहीं ना कहीं इन लोगों का सीधा कॉन्स्पिरेसी जो है वो बताई जा रही थी। क्योंकि जो व्हाइट कॉलर डॉक्टर टेरर मॉड्यूल का भांडाफोड़ जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया था, उसमें सबसे पहले अगर डॉक्टर कोई पकड़ा गया था तो वो डॉक्टर अदील था। और डॉक्टर अदील से जब पूछताछ की है एनआईए ने, तो एनआईए की पूछताछ में उसने खुलासा किया है कि मटन के एक जंगल के अंदर जो है वो उनका एक हाइडआउट जो है वो बना हुआ था। तो उस हाइडआउट में क्या कुछ साजो सामान रखा गया था, कहां वो हाइडआउट बनाए हुए थे, किस तरीके से वो हाइडआउट बनाया था, इसी चीज की जांच करने के लिए बाकायदा आज डॉक्टर अदील और साथ में जासिर बिलाल वानी जो है, इन दोनों को एनआईए की टीम जो है वो लेकर साउथ कश्मीर में पहुंची है। कुछ देर पहले यहां से अगर हम देखें तो तस्वीरें हम इस समय अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, पुलिस के साथ में वहां पर बाकायदा दलबल के साथ एनआईए की टीम पहुंची हुई है। तो ये मटन का इलाका है जो अनंतनाग के इलाके में पड़ता है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो यहां पर बाकायदा उस मटन के इलाके में जो जंगल है, उस जंगल में छानबीन की गई है, पता किया गया है कि हाइडआउट कहां था, उस हाइडआउट में क्या कुछ है जो है वो मिला है। हालांकि अभी तक इस बात का खुलासा एनआईए या फिर सुरक्षा सूत्रों ने नहीं किया है कि उस हाइडआउट से अभी तक क्या कुछ बरामदगी हुई है और वो हाइडआउट कहां पर जो है वो प्लेस था। तो अभी इसके बारे में जो है वो आगे आने वाले टाइम में हो सकता है देर शाम तक जो है वो एनआईए कोई खुलासा करे। लेकिन फिलहाल मटन के इलाके से निकलकर फिर ये टीम जो है वो कुलगांव के काजीकुंड में गई है, और काजीकुंड में ही जासिर बिलाल वानी और डॉक्टर अदील का घर है, वहां पर भी उन्होंने जांच की है, छानबीन की है। और उसके बाद जो है वो कश्मीर के एक तीसरे इलाके के अंदर जो है वो टीम पहुंची। तो लगातार 3 इलाकों के अंदर ये छानबीन चल रही है, और ये पूरा का पूरा केस वही है जो दिल्ली में एक टेरर ब्लास्ट हुआ था 10 नवंबर को। उसके बाद पूरा व्हाइट कॉलर डॉक्टर मॉड्यूल जो है वो पकड़ा गया था, और वो देश को किस तरीके से दहलाने की कोशिश कर रहा था। ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी जो है वो देश के अंदर देखी जा रही थी, बल्कि एक हम कह सकते हैं एक साजिश जो है वो रची जा रही थी। तो उस साजिश को पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि उसका भांडाफोड़ करने के लिए, उसको पूरी तरीके से अनर्थ करने के लिए ये कोशिश इस समय एनआईए की तरफ से लगातार जारी है। क्योंकि आने वाले दिनों में आप देखेंगे इन तीनों जो 6 से 7 डॉक्टर जो अरेस्ट हुए हैं, इनको जब इनके ऊपर बाकायदा चार्जशीट दाखिल की जाएगी, तो एनआईए नहीं चाहती है कि कोई भी ऐसे सबूत जो हो वो छूट जाए, जिनकी बिना पर इनको किसी न किसी तरीके का हुआ है।
क्या वो पूरी प्लानिंग के साथ तय था, या फिर ये हड़बड़ी में क्या हुआ ब्लास्ट है, या फिर ये जो विस्फोटक कहीं जा रहे थे उस वक्त का ब्लास्ट है, ये भी जांच का विषय है। क्योंकि लगातार हम देख रहे थे जिस तरह से कार्रवाई की जा रही थी सुरक्षा बलों के द्वारा, और लगातार इन डॉक्टर्स को पकड़ा जा रहा था। क्या डर में, हड़बड़ाहट में इस दिल्ली ब्लास्ट को किया गया? और अगर हड़बड़ाहट में नहीं होता तो और भी बड़ा नुकसान हो सकता था, कुछ और जगह को दहलाने की साजिश हो सकती थी। देखिए गीतू, निश्चित रूप में जो ये दिल्ली का ब्लास्ट हुआ है, निश्चित रूप में कुछ हड़बड़ाहट में जरूर किया गया है, लेकिन लास्ट टाइम में हम ये कह सकते हैं कि डॉक्टर उमर की तरफ से इसको एग्जीक्यूट किया गया और एक नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। हालांकि इनकी जो ये एक रणनीति थी, एक जो इनका पूरा का पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा था, साजिश रची जा रही थी, वो बहुत बड़े सीरियल ब्लास्ट करने की थी पूरे देश के अंदर। एक साथ कई ब्लास्ट एक टाइम पर जो है वो किए जाने थे, जिसमें वाराणसी, अयोध्या, दिल्ली, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, तमाम वो इलाके जो हैं, फरीदाबाद हो सकता है, वो तमाम इलाके जो थे वो कहीं ना कहीं इन आतंकियों के टारगेट पर थे। और जैसे ही डॉक्टर अदील पकड़ा गया, यानी कि मौलवी, जब श्रीनगर से जब मौलवी को पिकअप किया गया, उसके बाद डॉक्टर अदील पकड़ा गया, तो एक एक कर सारी कड़ियां जो हैं वो खुलती हुई नजर आई। और ऐसे में डॉक्टर उमर को जब ये लगा कि शायद वो भी पकड़ा जाएगा डॉक्टर अदील और डॉक्टर शाहीन के पकड़े जाने के बाद, तो वहां से वो गाड़ी लेकर, अपनी जो गाड़ी थी जिससे ब्लास्ट हुआ था, उस गाड़ी को लेकर दिल्ली की तरफ रवाना हो गया। और आनन फानन में उसने सोचा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छाप तो छोड़नी पड़ेगी। और लास्ट मौके पर उसने दिल्ली के लाल किला और चांदनी चौक के बीच में जो वहां पर एक रेड लाइट पॉइंट है, वहां पर जाकर अपनी गाड़ी को ब्लो अप कर दिया, यानी कि विस्फोट कर दिया उसमें, जिसमें आप समझ सकते हैं कि काफी नुकसान जो है वहां पर लोगों को उठाना पड़ा। तो निश्चित रूप में जो कोशिश, जो साजिश इनकी पहले से रची गई थी कि एक साथ सीरियल ब्लास्ट होने थे देश के अंदर, उसमें तो कामयाबी नहीं मिल पाई। लेकिन जाते जाते आनन फानन में एक ऐसा ब्लास्ट जरूर कर गई जो राजधानी दिल्ली के दिल पर कहीं ना कहीं जख्म देकर गई है। और अब उसी जख्म को पूरी तरीके से हम ये कह सकते हैं भरने की कोशिश जो है वो एनआईए की तरफ से की जा रही है। और उन सभी जो डॉक्टर्स थे जो इस पूरे कॉन्स्पिरेसी के अंदर मौजूद थे, उनको कहीं ना कहीं पकड़कर उनको उनके अंजाम तक पहुंचाने की कवायद एनआईए। कश्मीर की अगर हम बात कर रहे हैं, अनंतनाग लेकर आया जा रहा है अदील को, और ऐसे में कितने लोग यहाँ पर थे जो इन लोगों को सपोर्ट कर रहे थे। अभी वो लोग भी छिपे हुए हैं यहीं पे, जिन्हें OGWs कहा जाता है। किस तरह से पूरी प्लानिंग को एग्जीक्यूट किया जा रहा था, और यहाँ पर किस तरह से एक आतंकी मॉड्यूल को तैयार जो किया जा रहा था, वो आगे कहाँ कहाँ पहुँचता, देश के किस किस कोने में नुकसान पहुँचा सकता था, क्या वो तैयारी भी यहीं पर हुई होगी? इससे भी हम इनकार नहीं कर सकते हैं। देखिए निश्चित रूप में जब अल्फला यूनिवर्सिटी का नाम सामने आया, क्योंकि सारे डॉक्टर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं अल्फला यूनिवर्सिटी के साथ कनेक्टेड थे, और अल्फला यूनिवर्सिटी को ये बताया जा रहा है कि बाकायदा आईएसआई और जैश के हैंडलर से, उनकी तरफ से ही इस अल्फला यूनिवर्सिटी को चुना गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं संदिग्ध गतिविधियां पहले से ही इस यूनिवर्सिटी के अंदर चलती हुई नजर आ रही थी। जिस तरीके से वहां पर कई सारे घोटाले, कई सारे इस तरीके से जो काम जो रजिस्टर नहीं हुए थे वो भी काम वहां पर किए जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं इसका फायदा उठाकर उन सभी डॉक्टरों को एक जगह पर लाया गया। और एनआईए ने अभी तक कुल मिलाकर अगर हम कहें 7 से 8 लोगों की जो है वो अरेस्ट किया है, जिसमें से 2 हैं, जिसमें डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर परवेज जो है वो लखनऊ से आते हैं, और बाकी 6 लोग जो हैं वो करीबन जम्मू कश्मीर से हैं, जिसमें से पुलवामा से हैं, अवंतीपुरा से आमिर है। आमिर वो शख्स है जिसने बाकायदा उस ब्लास्ट की करने वाली जो गाड़ी I-20 गाड़ी थी उसको खरीदा था फरीदाबाद से, और उसके बाद उसको डॉक्टर उमर को हैंड ओवर किया गया था। और उसके बाद डॉक्टर अदील का जो पूरा नेटवर्क था, क्योंकि डॉक्टर अदील के ही जो लॉकर है GMC अनंतनाग के अंदर, वहां से AK-47 राइफल जो है वो मिली थी। और उसके बाद डॉक्टर शाहीन है, डॉक्टर शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज हैं। तो ये सारे के सारे अभी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से एनआईए की गिरफ्त में है, और इन सब से जो है वो पूछताछ की जा रही है। और ये पूरा खुलासा करने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से पूरे देश को एक साथ दहलाने की एक इंटरनेशनल साजिश जो है वो रची जा रही थी सीमा पार बैठे हुए आतंकियों के शह पर। क्योंकि लगातार फिर शाहीन से भी जब बातचीत हुई है तो उसने ये बात को कबूला है कि करीबन 2 साल से वो तैयारी जो है वो देश को दहलाने की कर रहे थे। लेकिन इसी बीच में बाइसरन आतंकी हमला हुआ, और बाइसरन आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत जब भारत ने उन सभी आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया जहां पर आतंकी जो है वो साजिश रचते हुए नजर आ रहे थे, अजहर मसूद की पूरी फैमिली जिसमें 14 लोग शामिल थे वो मारे गए। तो उसके बाद अजहर मसूद जो है वो कहीं ना कहीं दोबारा से बदला लेने की तैयारी कर रहा था और देश को दहलाने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए जैश लश्कर की टीम लगातार अब महिला विंग की भी तैयारी कर रही है, और हमने डॉक्टर शाहीन को भी इसमें इन्वॉल्व देखा। तो क्या माना जाए, अब ये महिलाएं भी संदिग्ध हैं और ये भी कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में आ रही है। अगर हम कश्मीर की बात करते हैं तो कैसी तरह का फीमेल मॉड्यूल भी यहाँ एक्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर एक तैयारी है आतंकियों की कि इसमें महिला विंग को भी और आगे बढ़ाया जाए?
देखिए निश्चित रूप में इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। हालांकि जमात उल मोमिनात का जो खुलासा है वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुआ है, लेकिन इसकी तैयारी जो है वो पिछले काफी लंबे अरसे से की जा रही थी, क्योंकि डॉक्टर शाहीन जो है वो कहीं ना कहीं जैश का एक हैंडलर थी, जैश का एक मोहरे के रूप में लखनऊ के अंदर कार्यरत थी, और लखनऊ, कानपुर और उसके बाद फरीदाबाद की अल्फला यूनिवर्सिटी तक वो पहुंची थी। किस तरीके से वो पैसा उगाही करते थे, और उसके बाद डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल के मुताबिक वो सारी विस्फोटक सामग्री जिसमें अमीनो नाइट्रेट से लेकर यूरिया तक की खरीद फरोख्त की जाती थी, उनको आटा चक्की में पीसा जाता था, उनको विस्फोटक के रूप में तैयार किया जाता था। तो वो सारा साजो सामान जो आतंक के लिए इकट्ठा किया जा रहा था उसकी तैयारी 2 साल से चल रही थी, और 2 साल से डॉक्टर शाहीन इस गुट का हिस्सा थी। यानी कि जैश ए मोहम्मद आज से नहीं, करीबन 2 साल से ही महिला विंग को तैयार करने में पूरी तरीके से जुटा हुआ था। और जो अजहर मसूद की बहन सादिया और समीरा हैं, और साथ साथ में उमर फारूक जो पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ था उसकी मास्टरमाइंड की बीवी अफीरा, ये तीनों जो हैं वो इस समय पीओके के अंदर हैं, और ये तीनों मिलकर ही जमात उल मोमिनात को एक अलग लेवल तक पहुंचाने की कोशिश इनकी तरफ से की जा रही है। और लगातार अगर आप देखेंगे तो करीबन 5000 के आसपास में लोग जो महिलाएं हैं उनकी इस समय जो है हम कह सकते हैं कि उनकी रिक्रूटमेंट जो है वो की गई है, और लगातार आप देखेंगे रमन, तो और ये देखिए रिक्रूटमेंट जिस के तरह माध्यम से से लगातार महिला विंग भी तैयार किया जा रहा है, रिक्रूटमेंट हो रही है, तो ये माना जाए कि अब ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश इन आतंकी संगठनों की है। हालांकि अभी फिलहाल एनआईए जिस तरह से डॉक्टर अदील से पूछताछ करेगी, आतंकी अदील से पूछताछ करेगी, और बड़े खुलासे होने की इसमें उम्मीद है। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेंगे। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। 30 करोड़ की कथित धोखाधड़ी के एक बड़े मामले में बॉलीवुड के प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को उदयपुर लाया गया। राजस्थान पुलिस ने दोनों को मुंबई से गिरफ्तार किया था, जिन्हें उदयपुर लाया गया, और पुलिस ने मुंबई कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड हासिल की है। गिरफ्तारी उदयपुर के जाने माने व्यवसायी और इंदिरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के डायरेक्टर अजय मोडिया की शिकायत पर हुई है। शिकायत में आरोप लगाया है कि भट्ट दंपत्ति ने कारोबारी साझेदारी और निवेश के नाम पर उनसे करीब 30 करोड़ की ठगी की है। मामला आर्थिक अपराध की श्रेणी में आने की वजह से पुलिस इसे अत्यंत गंभीरता से ले रही है। तो पूरे मामले की जांच की कमान उदयपुर के डीएसपी छगन पुरोहित के हाथ में है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए भट्ट दंपत्ति के दस्तावेज, बैंक ट्रांजैक्शन और अन्य वित्तीय रिकॉर्ड की गहन पड़ताल की जा रही है।